दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था अल्लूरी सीताराम राजू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 था वह गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रभावित थे। कथन 2 था उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह चलाया। और कथन 3 है उन्हें मान्यम विरुडू की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 या फिर ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही हैं। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रिया और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में भाग लिया। बता दें कि अल्लूरी सीताराम राजू ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रभाव में आदिवासियों को स्थानीय पंचायत अदालतों में न्याय पाने और औपनिवेशिक अदालतों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। अगस्त 1922 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह शुरू किया, इसलिए कथन 2 सही है। उनकी वीरता और उग्र भावना के लिए उन्हें मान्यम विरुडू यानी जंगल का हीरो की उपाधि से सम्मानित किया गया था, इसलिए कथन 3 सही है। हर साल आंध्र प्रदेश सरकार उनकी जन्म तिथि यानी 4 जुलाई को राज्य उत्सव के रूप में मनाती है। इस प्रकार केवल 2 कथन सही हैं, इसलिए विकल्प बी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में रहने वाला स्वामी फंड किसकी एक पहल है? आपके ऑप्शन है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वित्त मंत्रालय। हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्वामी फंड के तहत बेंगलुरु की पहली परियोजना में नए घर मालिकों को बधाई दी है। स्वामी फंड ने 3000 से अधिक परिवारों को अपने सपनों का घर खरीदने में मदद की है। बता दें कि स्वामी फंड का पूरा नाम स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड है। ये फंड एक सामाजिक प्रभाव कोष है जो विशेष रूप से तनावग्रस्त और रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ये फंड भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है, जिसका प्रबंधन स्टेट बैंक समूह की कंपनी एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है, इसलिए विकल्प भी सही है। वित्त मंत्रालय के अनुसार स्वामी फंड सबसे बड़ी घरेलू रियल एस्टेट निजी इक्विटी टीमों में से एक है, जो केवल तनावग्रस्त आवास परियोजनाओं के पूरा होने के वित्त पोषण और निगरानी पर केंद्रित है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी वित्त मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चित ई सारस ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन यानी भाषिनी, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन यानी DAYNRLM या फिर अटल इनोवेशन मिशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन यानी DAYNRLM। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DAYNRLM ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, इसलिए विकल्प सी सही है। ई सारस एक ई कॉमर्स मोबाइल ऐप है जिसका उपयोग स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए प्रभावी मंच के रूप में किया जाएगा। ये मोबाइल ऐप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए ई कॉमर्स पहल को जोड़ेगा। नई दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय के जनकपुरी कार्यालय में ई सारस पूर्ति केंद्र भी लॉन्च किया गया। इस पूर्ति केंद्र का प्रबंधन फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन्स द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें, फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन्स ग्रामीण विकास मंत्रालय और टाटा ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से गठित एक गैर लाभकारी कंपनी है। इस पूर्ति केंद्र का उपयोग उन उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग और शिपिंग के लिए किया जाएगा जिन्हें ग्राहक ई सारस पोर्टल और ई सारस मोबाइल ऐप के माध्यम से खरीदते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। चलिए अगला प्रश्न देखें। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसकी स्थापना 1948 के जिनेवा सम्मेलन के दौरान की गई थी। कथन 2 है इसका मुख्यालय लंदन में है। उपयुक्त में से कौन सा या सही कथन सही है या फिर है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने में विफल रहने वाली शिपिंग कंपनियों पर लेवी लगाने की घोषणा की है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो जलयानों के यातायात को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत है। संयुक्त राष्ट्र ने 1948 के जिनेवा सम्मेलन के दौरान एक समझौते के बाद IMO की स्थापना की, इसलिए कथन 1 सही है।
इसका संचालन सदस्यों की एक सभा द्वारा किया जाता है और ये शिपिंग की सुरक्षा और संरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी। 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा गिलेड जोन्स क्या है? आपके ऑप्शन है राजनीतिक दलों का विरोध प्रदर्शन, ट्रेड यूनियनों का एक आंदोलन, पुलिस अधिकारियों का विद्रोह या फिर ईंधन करों के विरुद्ध एक आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ईंधन करों के विरुद्ध एक आंदोलन। हाल ही में एक पुलिस अधिकारी द्वारा उत्तरी अफ्रीका मूल के 17 वर्षीय किशोर की हत्या के कारण फ्रांस में दंगे की स्थिति देखी गई। ऐसा नहीं है कि फ्रांस में पहली बार इस तरह के विद्रोह की स्थिति देखी गई है, बल्कि अतीत में फ्रांस ने गिलेड्स जोन्स या येलो वेस्ट आंदोलन भी देखा है, जो ईंधन करों के विरोध के रूप में शुरू हुआ था। इसलिए विकल्प डी सही है। उल्लेखनीय है कि आंदोलन याचिकाओं के माध्यम से ऑनलाइन शुरू हुआ था और बिना किसी केंद्रीय नेता या राजनीतिक संबद्धता के सामान्य कामकाजी लोगों द्वारा आयोजित किया गया था। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस में फ्लोरोसेंट पीले उच्च दृश्यता जैकेट पहने थे। इन विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक नागरिक अशांति की घटनाओं के साथ फ्रांस में राजनीतिक संकट पैदा कर दिया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी कि ईंधन करों के विरुद्ध एक आंदोलन। अगला प्रश्न है, निर्भया फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है। कथन 2 है, इसके तहत वन स्टॉप सेंटर लॉन्च किया गया है। और कथन 3 है, ये संकटग्रस्त और हिंसा प्रभावित महिलाओं को त्वरित सहायता और सेवाएं प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। आइए एक्सप्लेनेशन देखें। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग गर्भवती बच्चियों की सहायता के लिए निर्भया फंड को विस्तार दिया है। बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से निर्भया फंड नामक एक समर्पित कोष की स्थापना की है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। यह फंड संकटग्रस्त और हिंसा प्रभावित महिलाओं को त्वरित सहायता और सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए कथन 3 सही है। इस फंड के तहत वन स्टॉप सेंटर योजना नाम की एक योजना 1 अप्रैल 2015 से पूरे देश में लागू की गई है, इसलिए कथन 2 सही है। वन स्टॉप सेंटर का लक्ष्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे पुलिस सुविधा, चिकित्सा सहायता, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सामाजिक परामर्श और अस्थायी आश्रय प्रदान करने जैसी कई एकीकृत सुविधाओं की सुविधा प्रदान करना है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, मिशन वात्सल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह विकास और बाल संरक्षण हासिल करने का एक रोड मैप है। कथन 2 है, यह केंद्र प्रायोजित योजना है। कथन 3 है, केंद्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि तक पहुंच प्राप्त करने के लिए राज्य इस योजना का मूल नाम नहीं बदल सकते। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी सभी तीनों कथन सही हैं। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अनाथ और बेसहारा बच्चों को मिशन वात्सल्य योजना के तहत गोद लेने और उनके पालन पोषण में मदद की जाएगी। बता दें कि मिशन वात्सल्य योजना सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप विकास और बाल संरक्षण प्राथमिकताओं को प्राप्त करने का एक रोड मैप है, इसलिए कथन 1 सही है। ये योजना लीव नो चाइल्ड बिहाइंड के आदर्श वाक्य के साथ किशोर न्याय देखभाल और सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के साथ साथ बाल अधिकारों, वकालत और जागरूकता पर जोर देती है। इसे 60-40 के अनुपात में फंड शेयरिंग पैटर्न पर राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के साथ साझेदारी में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया गया है, इसलिए कथन 2 सही है। हालांकि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए हिस्सेदारी 90:10 है। दिशा निर्देश के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि तक पहुंच प्राप्त करने के लिए राज्य इस योजना का मूल नाम नहीं बदल सकते, इसलिए कथन 3 भी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि तीनों कथन सही हैं, इसलिए विकल्प सी, यानी तीनों कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। सिक्योर एससीओ की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? आपके ऑप्शन है जी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन या फिर शहबाज शरीफ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, नरेंद्र मोदी। हाल ही में भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के वर्चुअल प्रारूप में मेजबानी की। शंघाई सहयोग संगठन एक प्रभावशाली आर्थिक और सुरक्षा समूह है जो सबसे बड़े अंतरक्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक के रूप में उभरा है। इसकी स्थापना 2001 में शंघाई में एक शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा की गई थी।
इसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। 2017 में भारत के साथ पाकिस्तान इसका स्थायी सदस्य बन गया। अब जबकि जल्द ही ईरान भी इस समूह का सदस्य बन जाएगा। बताते चलें कि सिक्योर की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 एससीओ शिखर सम्मेलन में की गई थी, इसलिए विकल्प भी सही है। इसका पूरा नाम सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और व्यापार, कनेक्टिविटी, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता और पर्यावरण के लिए सम्मान है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। कथन 2 है, इसे पहले एटम्स फॉर पीस के नाम से जाना जाता था। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो, दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में फुकुशिमा संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी जल को समुद्र में छोड़ने की योजना के लिए जापान को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA से मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA एक स्वायत्त विश्व संस्था है। इस संस्था का गठन 29 जुलाई 1957 को हुआ था। इसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। ये परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को किसी भी प्रकार रोकने में प्रयासरत रहती है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है, इसलिए कथन एक सही है। 1957 में औपचारिक रूप से स्थापित होने पर इस संगठन का पहला नाम एटम्स फॉर पीस था, इसलिए कथन 2 सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, एक और दो, दोनों ही कथन सही है। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, विश्व जूनोसिस दिवस किस बीमारी के खिलाफ पहले टीके के विकास की याद में मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है सल्मोनेलोसिस, वेस्ट नाइल वायरस, रेबीज या फिर एंथ्रेक्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, रेबीज। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया भर में विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। बता दें कि हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोस दिवस मनाया जाता है। ये दिवस उस विशेष दिन को मनाने के लिए मनाया जाता है जब जूनोस से लड़ने के लिए पहला टीका विकसित किया गया था। दरअसल फ्रांसीसी रसायनज्ञ और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पाश्चर ने 6 जुलाई 1885 को रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक विकसित किया था, इसलिए विकल्प सी सही है। बताते चलें कि जूनोसिस एक संक्रामक रोग है जो विभिन्न प्रजातियों में फैल सकता है, जानवरों से मनुष्यों में या इसके विपरीत यानी कि मनुष्यों से जानवरों में भी हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जूनोटिक रोगजनक बैक्टीरिया, वायरल या परजीवी हो सकते हैं जो सीधे संपर्क या भोजन, पानी या पर्यावरण के माध्यम से मनुष्यों में फैल सकते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, रेबीज। चलिए आप नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसके तहत राज्य अपनी सीमाओं में बदलाव कर सकते हैं। कथन 2 है, इसके तहत संसद किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। और कथन 3 है, इसके तहत संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र अलग करके एक पूर्णतया नया राज्य बना सकती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी 3 या फिर ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवाल और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।